Hello everyone. Today in this video we are going to discuss our next play As You Like It written by विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर ने ये जो प्ले लिखा इसकी जो स्टोरी है वो ये माना जाता है कि थॉमस लॉज की बुक रोजालिंड यूफियस गोल्डन लीगेसी, ये नाम था बुक का, रोजालिंड यूफियस गोल्डन लीगेसी, ये लिखी थी थॉमस लॉज ने। ये थॉमस नहीं बोलते, इसको बोलते तो थॉमस ही है, लेकिन स्पेलिंग में TH आता है, ध्यान रखिएगा। तो ये एक बुक थी। इस बुक में से ज्यादातर जो है स्टोरी शेक्सपियर ने ली है। तो इस बुक का भी ध्यान रखिएगा कि स्टोरी का जो मेन सोर्स है वो कौन सी बुक है, किसकी बुक है। तो थॉमस लॉज की बुक है, रोजालिंड यूफियस गोल्डन लीगेसी नाम है बुक का। अब बात आती है कि ये प्ले लिखा कब गया और ये क्या है। देखिए, ये जो रोजालिंड यूफियस गोल्डन लीगेसी है ये तो एक रोमांस है, लेकिन जो हमारा प्ले है वो एक क्लासिकल कॉमेडी है। ध्यान रखिएगा इस चीज का, हमारा प्ले जो है वो एक रोमांस नहीं है, इट इज क्लासिकल कॉमेडी। क्लासिकल कॉमेडी। तो एक चीज ये जो है रोजालिंड वाली जो बुक थी थॉमस लॉज की, ये रोमांस था। अब बात आती है कि इसकी जो फर्स्ट टाइम ये कहाँ अपीयर हुआ, क्या इसकी कब डेट थी पब्लिकेशन की, वो सारी बातें। तो सबसे पहले इसका टाइटल जो है एज यू लाइक इट, ये जो है ये रजिस्टर हुआ था, ये आया था जो ये टाइटल है स्टेशनर्स रजिस्टर में एक एंट्री हुई थी 4 अगस्त 1600 को। एंट्री कब हुई थी ये ध्यान रखना है। एंट्री हुई थी 4 अगस्त 1600, दैट मीन्स 1600। तो 1600 में ये एंट्री हुई थी, 4 अगस्त 1600 में स्टेशनर्स रजिस्टर के अंदर। वहां पर ये जो है टाइटल पहली बार आया था, एज यू लाइक इट। और जो बुक है, कंप्लीट जो बुक है एज यू लाइक इट, जो टेक्स्ट है इसकी, वो टेक्स्ट 1633 से पहले एग्जिस्टेंस में नहीं आई थी। यानी ये प्ले जो है कंप्लीटली जब एग्जिस्टेंस में आया तो वो आया फर्स्ट फोलियो के अंदर, और फर्स्ट फोलियो पब्लिश हुआ था 1633 में। अब बात करते हैं इधर जो हमने लिखा है, ये जो है इसमें जो फ्रांसिस मीयर्स है, फ्रांसिस मीयर्स ये एक राइटर हैं। इन्होंने क्या लिखा है, प्लेडस्टेनिया। प्लेडस्टेनिया इनकी बुक है, जिस बुक का जो एक सबटाइटल भी है विट्स ट्रेजरी। विट्स ट्रेजरी ध्यान रखिएगा। और ये बुक भी 1598 में ही पब्लिश हुई थी, ये वाली बुक। अब इस बुक के बेस पे, क्योंकि ये जो बुक है इसमें शेक्सपियर के प्लेज को इसने डिस्कस किया है, किसने, फ्रांसिस मीयर्स ने। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है कि फ्रांसिस मीयर्स ने विलियम शेक्सपियर के प्लेज को किस बुक में डिस्कस किया है, प्लेडस्टेनिया। प्लेडस्टेनिया का सबटाइटल क्या है, विट्स ट्रेजरी। प्लेडस्टेनिया या विट्स ट्रेजरी आ जाए कि कब पब्लिश हुई, 1598 में। इसके अंदर इस प्ले का कोई जिक्र नहीं है, यानी एज यू लाइक इट का जो जिक्र है वो इस बुक के अंदर नहीं है। तो लोग क्या मानते हैं कि ये 1598 में ये बुक आई थी, तो इसके बाद जो है ना ये प्ले लिखा गया। इसके बाद से अर्थ होगा कि या तो 1599 में या 1600 में। अब 1599 में भी हो सकता है, 1600 में भी हो सकता है। कब से पहले, 4 अगस्त 1600 से पहले, क्योंकि यहां स्टेशनर्स रजिस्टर में इसकी एंट्री हुई थी 4 अगस्त को। यहां एंट्री हुई है 1600 में, 4 अगस्त 1600 में। 1598 तक ये लिखा नहीं गया था, नहीं तो फ्रांसिस मीयर्स इसका जिक्र जरूर करते। तो क्या माना गया है कि ये कहीं ना कहीं 1599 से 1600 के बीच में विलियम शेक्सपियर ने कहीं इसको लिखा था। एग्जैक्ट डेट किसी को नहीं पता, लेकिन कुछ विद्वान ये भी मानते हैं कि जो प्ले है एज यू लाइक इट, इसके अंदर कोटेशंस ली गई हैं, और वो कोटेशंस ली गई हैं एक बुक से, हीरो एंड लिएंडर से। ये फ्रांसिस मीयर्स की बुक नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये अलग बुक है। हीरो एंड लिएंडर ये एक अलग बुक है। इसमें से, इस बुक में से एज यू लाइक इट में कुछ कोटेशंस मिलती हैं, और ये बुक जो है पब्लिश हुई थी 1598 में। तो 1598 से लेकर 1600 तक कहीं ना कहीं ये प्ले जो है लिखा गया, हम मान सकते हैं। ये भी हो सकता है कि फ्रांसिस मीयर्स की जो बुक है वो 1598 में पब्लिश हो गई,
और फिर उसके बाद विलियम शेक्सपियर ने 1598 में ही इसको स्टार्ट कर दिया हो लिखना। तो आप ध्यान रखिएगा, हीरो एंड लिएंडर, इसमें से कोटेशंस ली हैं एज यू लाइक इट में विलियम शेक्सपियर ने। ये बुक पब्लिश हुई थी 1598 में। 1598 में ही एक और बुक पब्लिश हुई थी, प्लेडस्टेनिया, जिसका सबटाइटल था विट्स ट्रेजरी, जो कि फ्रांसिस मीयर्स की बुक थी। और ये जो बुक है, इसके अंदर विलियम शेक्सपियर के प्लेस को ही डिस्कस किया है फ्रांसिस मीयर्स ने। तो ये जो है इसकी टेक्स्ट के बारे में है कि टेक्स्ट इसकी आई कब, लिखा कब गया। टेक्स्ट तो आई 1633 में फर्स्ट फोलियो के अंदर, ये तो एग्जैक्ट है। लिखा कब गया, कुछ तो कहते हैं 1598 में लिख दिया था, कुछ कहते हैं 1599 से 1600 के बीच में कहीं लिखा, क्योंकि 1598 में ये बुक आई थी और इसके अंदर प्लेडस्टेनिया के अंदर इसका कोई भी जिक्र नहीं था। तो ये तो बात रही हमारी प्ले के बारे में कि ये कब लिखा गया और ये क्या है, क्लासिकल कॉमेडी है, ये रोमांस नहीं है, क्लासिकल कॉमेडी है। अब जो है बात करते हैं इस प्ले के जो कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टर्स के बारे में एक बार देख लेते हैं कि कौन से इसमें कैरेक्टर्स हैं। तो चलिए, कैरेक्टर्स में सबसे पहले जो आता है वो आता है ड्यूक। ड्यूक सीनियर भी इसको कहा गया है, ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं इसको ड्यूक सीनियर और कहीं कहीं से सिर्फ ड्यूक कहा गया है। तो ड्यूक सीनियर जो है उसको उसका भाई देश से निकाल देता है, जो उसका एरिया है, जो उसकी लैंड है, उससे निकाल देता है ड्यूकडम से, और उस भाई का नाम है ड्यूक फ्रेडरिक। तो दो भाई हैं, एक ड्यूक सीनियर, एक ड्यूक फ्रेडरिक। ड्यूक फ्रेडरिक ड्यूक सीनियर को देश से निकाल देता है, एग्जाइल करता है उसको। अब ड्यूक फ्रेडरिक की एक बेटी है जिसका नाम है सीलिया, और ड्यूक सीनियर की बेटी है जिसका नाम है रोजालिंड। तो ये तो हुए ड्यूक वाला पार्ट। अब जो है ड्यूक सीनियर जो निकाल दिया गया था, उसके साथ कौन कौन है, एनियंस, जैक्स, ये दो उसके साथ दरबारी हैं जो जंगल में जाते हैं। और भी बहुत सारे लॉर्ड्स हैं वहां पे, लेकिन ये दो मेन हैं, जैक्स, एनियंस। इसके अलावा तीन कैरेक्टर और हैं, तीन भाई हैं, ओलिवर, ऑरलैंडो और जैक्स। ये बेटे हैं किसके, रोलैंड डी बॉयज। रोलैंड डी बॉयज इनके पिता थे, और ये रोलैंड डी बॉयज और ड्यूक सीनियर दोनों आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे। रोलैंड डी बॉयज और ड्यूक सीनियर दोनों ही अच्छे इंसान थे। इसी वजह से ड्यूक फ्रेडरिक रोलैंड डी बॉयज से भी नफरत करता था और अपने भाई ड्यूक सीनियर से भी नफरत करता था। आगे आता है एडम है और डेनिस है। एडम और डेनिस ये ओलिवर के जो है नौकर हैं। टचस्टोन है, एक फूल है, विदूषक है। सर ओलिवर मार्टेक्स्ट एक विकार है। विकार मींस जो जैसे पादरी होता है, ऐसे इस तरह से एक विकार है ये। कॉरिन है और सिल्वियस है। कॉरिन और सिल्वियस ये दो गडरिये हैं जो जंगल में मिलते हैं। जब रोजालिंड और वो सीलिया टचस्टोन के साथ जंगल में जाती हैं तो उन्हें ये गडरिये वहां पर मिलते हैं। कौन कौन, कॉरिन और सिल्वियस। इसके बाद विलियम है, ये गांव का निवासी है, उसी गांव में रहता है, कंट्री में रहता है, और ऑड्री से प्रेम करता है। ऑड्री का ये लवर है। फेबे है जो गडरिये की बेटी है। ऑड्री ये एक गांव में ही रहने वाली युवा स्त्री है। और बाकी जो सभासद हैं, समाचार देने वाले हैं, एक पहलवान भी है, चार्ल्स में भी उसका नाम एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं है, जैसे ही वो उसमें आएगा लाइन बाय लाइन जब हम पढ़ेंगे तो मैं बता दूंगा। एक रेसलर है जिसको ये हरा देता है, और ऑरलैंडो। अब इसकी जो है समरी देख लेते हैं कि इस प्ले की समरी क्या है। समरी ये है कि इस प्ले के स्टार्टिंग में, बिल्कुल स्टार्टिंग में, ऑरलैंडो जो है वो इससे कह रहा है अपने नौकर से, एडम से, कि मेरे भाई ने जो है मुझे अच्छी शिक्षा नहीं दी, लेकिन मेरे छोटे भाई को अच्छी शिक्षा दे रहा है, मुझे जानवरों की तरह रखे हुए है। इतने में उसका भाई आ जाता है। उसका भाई आता है तो वो उससे अपनी वसीयत में जो कुछ मिला था उसकी डिमांड करता है। जब वो उसकी डिमांड करता है तो वो प्लान बनाता है उसका भाई कि इसको रेसलिंग मैच में ही मरवा दूंगा। ये रेसलिंग खेलने के लिए जाता है, लेकिन वहां पर जो है ये उस पहलवान को ही हरा देता है। और वहां जब ये गया रेसलिंग खेलने के लिए तो क्या हुआ कि जो ड्यूक की नीस है रोजालिंड, वो इससे प्यार करने लगती है। और वहां पर जो ड्यूक है उसके वहां पर एक लेडी है जो इनकी देखभाल करती थी, दोनों लड़कियों की। वो इनकी बातों को छुप के सुन भी लेती है।
अब जो ड्यूक फ्रेडरिक है उसने पहले तो रोजालिंड को रखा था ताकि वो जो है उसकी बेटी को खुश रख सके, सीलिया नाम है उसका, सीलिया को खुश रख सके। लेकिन हुआ क्या कि बाद में इसको लगा कि ये तो भाई बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रही है, कौन, रोजालिंड। तो ड्यूक फ्रेडरिक ने उसको 10 दिन का टाइम दिया कि 10 दिन के अंदर अंदर जो है तुम यहां से निकल जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मरवा दूंगा। इस पर सीलिया जो है वो मना करती है, लेकिन उसका फादर नहीं मानता। तो सीलिया प्लान बनाती है कि हम टच स्टोन को लेके यहां से निकल जाएंगे, और वो वहां से भाग जाती हैं। जब ये भागती हैं तो ये जाके जंगल में गडरिये हैं दोनों गडरिये जो मैंने बताया नाम, कॉरिन और सिल्वियस, इनसे मिलती हैं और वहां उनको कहती हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है तुम हमारे लिए खरीद लो। उस तरफ से जो ये ऑरलैंडो है ये भी एडम के साथ आ जाता है जंगल में, और एडम जो है वो बहुत थका हुआ है। वो कहता है कि मेरे मालिक अब मैं और ज्यादा नहीं चल सकता। एडम कहता है ऑरलैंडो को कि मैं और ज्यादा नहीं चल सकता, मैं बूढ़ा हूं और अब मैं जो है यहीं पर मर जाऊंगा। ऑरलैंडो कहता है कि भाई मैं देखता हूं कुछ खाने के लिए मिलता है तो, लेकिन तुम जो है थोड़ा हिम्मत रखो, मैं जब तक आऊं तब तक तुम हिम्मत रखना, मतलब हिम्मत का साथ मत छोड़ना। वो जाता है और वो पहुंच जाता है ड्यूक सीनियर जहां खाना खा रहा होता है वहां पे। वो उनको कहता है कि भाई तुम लोग जो है खाना बंद करो, मुझे ये खाना चाहिए। और वो उस खाने को लेके जाना चाहता है, किसके लिए, एडम के लिए। अब ड्यूक सीनियर कहता है कि भाई देखो जो ताकत है उससे तुम हमारे अंदर जेंटलनेस पैदा नहीं कर सकते। हाँ, जेंटलनेस से तुम हमें फोर्स कर सकते हो, मतलब अगर तुम जेंटलनेस दिखाओ तो शायद बात बन सकती है। तो ये कहता है कि मुझे लगा कि यहां पर सभी जंगली हैं, ऑरलैंडो कहता है, इसीलिए मैंने ऐसा कहा, लेकिन मुझे माफ करिएगा क्योंकि मुझे आप अच्छे इंसान लगे। तो वो उसको सारी बात बता देता है। ड्यूक सीनियर कहता है जाओ और तुम उसको ले आओ। वो जब वहां खाना खाने लगते हैं तो वहां पर जो है गीत भी गाया जाता है, और उसी बीच इनकी बातों बातों में ऑरलैंडो ड्यूक सीनियर को बता देता है कि वो सर रोलैंड डी बॉयज का बेटा है। तो ड्यूक सीनियर कहता है कि भाई सर रोलैंड डी बॉयज तो मेरे अच्छे दोस्त थे, तो मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना चाहूंगा, चलो हम गुफा में चलते हैं, मेरी गुफा में चलते हैं, मेरी केव में चलते हैं, वहां मुझे अपने बारे में तुम सब कुछ बता देना। तो ये तो रहा इनका। अब जो उस तरफ से ड्यूक है, ड्यूक फ्रेडरिक, वो क्या करता है, वो ओरलैंडो के भाई को बुला लेता है और उसको कहता है कि तुम जो है जंगल में जाओ और अपने भाई को लेके आओ, जिंदा या मुर्दा मुझे नहीं पता, लेकिन 1 साल के अंदर अंदर मुझे उसको मेरे सामने पेश करो। अब ये उसको ढूंढने जंगल में चला जाता है, वहां पर ये उससे मिलता है, इन दोनों का जो है प्रेम बन जाता है दोनों भाइयों में, और वो बदलाव हो जाता है उसमें। एक इंसिडेंट होता है, शेरनी हमला कर देती है ओलिवर के ऊपर, तो ऑरलैंडो उसको बचाता है और वो घायल हो जाता है। ये बात वो अपने भाई से कहता है कि तुम जाके संदेशा दे दो, किसको, जो डिस्गाइज में लड़की है, नाम है गैनिमेड। गैनिमेड नाम किसका है, गैनिमेड नाम रखे हुए है रोजालिंड अपना। पहले तो वो लड़का बनती है, फिर वो इससे मिलने के लिए लड़की बनती है गैनिमेड के उसमें। तो वो कहता है कि गैनिमेड को जाके तुम ये संदेशा दे दो। और जब वो गैनिमेड को ये बताने जाता है तो एलाइना जो सीलिया है वो एलाइना के भेष में है, एलाइना से उसको प्यार हो जाता है। यानी वो पूरी बात बता देता है कि भाई ऐसे ऐसे मैंने उसको दुख भी दिए, उसने मेरी जान बचाई, सारी बातें बताता है। तो उसकी इस बात को देखकर सीलिया एलाइना के रूप में जो है वो प्यार करने लगती है, किससे, ओलिवर से। तो इधर तो ओलिवर और सीलिया का प्यार हो जाता है, और उधर ऑरलैंडो और रोजालिंड में पहले ही प्यार हो चुका था। अब ओलिवर अपनी गलती का उसको पछतावा भी होता है, वो जो है इन बातों को कहता भी है, और उसी टाइम पे ये जो रोजालिंड है ये बेहोश हो जाती है। किसकी बात सुनकर, इस हमले की बात सुनकर जो गैनिमेड बनी हुई है वो ऑरलैंडो के ऊपर शेर का हमला, शेरनी का हमला वाली बात सुनकर बेहोश हो जाती है। जब वो होश में आती है तो वो कहती है मैं तो रोजालिंड जैसा नाटक कर रही थी, यानी मैं सच में बेहोश नहीं हुई, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मैं तो ऐसा नाटक कर रही थी कि अगर रोजालिंड को पता लगता तो वो कैसे बिहेव करती। अब ओलिवर जो है वो ऑरलैंडो के पास लौट के आ जाता है। वो अपने भाई को बताता है कि वह एलाइना से कितना प्यार करने लगा है और वह एलाइना से विवाह करेगा और इसी जंगल में रहेगा। यानी
एक तरह से वो कह देता है कि भाई मैं तो उससे प्यार करके शादी करूंगा और यहीं पर इसी जंगल में रहूंगा। अब लास्ट में जो है ये सारे जो सब मिल जाते हैं तो बहुत ही खुशी का अवसर होता है, और इस खुशी के अवसर पे ये ड्यूक के लिए जो है अच्छा अवसर है जब वो उन मित्रों और साथियों और अनुयायियों को पारितोषिक दे सकता है जिन्होंने निर्वासन में उसका साथ दिया था। उसके ये सच्चे अनुयायी थे और दोबारा से ये जो है महलों में लौट जाते हैं, क्योंकि उसके भाई का भी जो है एक तरह से मन परिवर्तन हो चुका होता है तब तक। तो ये जो है वापस अपने अपने महलों में लौट जाते हैं। तो ये इसकी एक तरह से हैप्पी एंडिंग होती है, यानी लास्ट में सारे प्रेमी प्रेमिकाएं जो हैं वो मिल जाते हैं। जो गडरिया है वो भी, और जो टच स्टोन है उसे भी उसकी प्रेमिका मिल जाती है, ओलिवर को भी, ऑरलैंडो को भी, इन सब की सबका जो है मिलन हो जाता है। और उधर से जो ड्यूक फ्रेडरिक था उसका भी मन परिवर्तन हो जाता है, तो ड्यूक सीनियर भी वापस अपने महल लौट जाता है। तो इस तरह से इस प्ले की जो है हैप्पी एंडिंग होती है। तो ये एक तरह से इसकी स्टोरी है। इसमें जो अलग अलग जो है लव स्टोरी चलती हैं उन सबको लाइन बाय लाइन हम डिस्कस करेंगे, एक्ट वाइज, सीन वाइज, पूरी तरह से। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक्ट फर्स्ट, सीन फर्स्ट। तब तक के लिए बाय बाय।